नमस्कार। आज हम जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल ताज़ा मानक ECMA 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं और ज़ेनबिट टेक का एक यूट्यूब वीडियो भी है इस पर। तो मकसद ये है कि ES 2025 के जो मुख्य अपडेट्स हैं उनको ज़रा समझें, थोड़ा सा पीछे देखें और आगे क्या आ सकता है उस पर भी एक नज़र डालें। ये ECMA 262 का 16वां संस्करण है जो अभी जून 2025 में फाइनल हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें नया। ES 2025 में कई नई चीजें आई हैं। एक जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है सेट ऑब्जेक्ट्स। उनमें कुछ नए मेथड्स जुड़े हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ये सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनका क्या महत्व है? हाँ, ये असल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले क्या था कि डेवलपर्स को अगर दो सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन निकालना होता था तो या तो खुद लॉजिक लिखना पड़ता था या फिर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अच्छा, अब ये फंक्शनैलिटी सीधे भाषा में ही आ गई है, तो इससे कोड न सिर्फ साफ होता है, पढ़ने में आसान होता है, बल्कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका बन जाता है। तो गलतियों की गुंजाइश कम होती है और हाँ, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। डेटा मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा सुधार है। समझ गया। मतलब रोजमर्रा के काम को आसान बनाने पर जोर है। एक और चीज जो ध्यान खींच रही है वो है promise.try। प्रॉमिस तो पहले से थे, तो इसमें क्या नया है? क्या ये एसिंक्रोनस कोड की कोई खास मुश्किल हल करता है? बिल्कुल। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई एसिंक ऑपरेशन शुरू करते हैं तो फंक्शन के अंदर ही, मतलब शुरुआत में ही, कोई सिंक्रोनस एरर आ सकता है। यानी प्रॉमिस बनने से पहले ही एरर आ गया। हाँ, ऐसा होता है। तो ऐसे एरर्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। आपको अलग से ट्राई कैच लगाना पड़ता था। promise.try इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये पक्का करता है कि आप जो फंक्शन उसे दें वो हमेशा एक प्रॉमिस ही लौटाए, चाहे वो फंक्शन तुरंत कोई वैल्यू दे या कोई सिंक्रोनस एरर फेंक दे या फिर बाद में रिजॉल्व या रिजेक्ट हो। अच्छा, हाँ, तो इससे असिंक्रोनस कोड में एरर हैंडलिंग और ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाती है। समझ गया। ये कोड को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने में मदद करता है। अच्छा, और रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए भी कुछ है? मैंने regex.escape के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, ये एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज है। अक्सर क्या होता है, हमें यूजर से मिले इनपुट या किसी डायनामिक स्ट्रिंग को रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ता है। कह रहा तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ही बदल सकते हैं। regex.escape क्या करता है कि वो इन स्पेशल कैरेक्टर्स को ऑटोमेटिकली एस्केप कर देता है, मतलब उनके आगे बैकस्लैश लगा देता है। अच्छा, ताकि वो लिटरल मैच हो। बिल्कुल, ताकि उन्हें लिटरल कैरेक्टर की तरह ही मैच किया जा सके। इससे वो मैनुअल एस्केपिंग की झंझट खत्म होती है जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती थी। सही है, ये तो हैंडी है। और एक नया टाइप टैरी भी है, फ्लोट 16 अरे। ये किस लिए? हाँ, फ्लोट 16 अरे ये बेसिकली मेमोरी बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां आपको बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने हैं, लेकिन आपको पूरी 32 बिट या 64 बिट वाली प्रिसिजन की जरूरत नहीं है। जैसी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में सोचिए, या कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स में। हाँ, इनमें अक्सर कम प्रिसिजन वाले फ्लोट से काम चल जाता है। ओके। तो फ्लोट 16 एरे, जिसे हाफ प्रिसिजन फ्लोट भी कहते हैं, इस्तेमाल करने से मेमोरी की खपत लगभग आधी हो सकती है। ओह, हाँ, और इससे परफॉर्मेंस में भी फायदा हो सकता है, खासकर मेमोरी इंटेंसिव कामों में। दिलचस्प। ये तो हुई है 2025 की कुछ खास बातें। अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, ES 2024 में भी तो कुछ काम की चीजें आई थी। हाँ। मुझे याद है object.groupby और map.groupby, वो काफी उपयोगी लगे थे। हाँ, बिल्कुल। ग्रुप बाय मेथड्स वाकई एक बड़ा सुधार थे। डेटा को किसी की के आधार पे ग्रुप करना एक बहुत ही कॉमन टास्क है। सही बात है। जिसके लिए पहले काफी लंबा कोड लिखना पड़ता था या लोडैश जैसी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी। object.groupby और map.groupby ने इसे सीधा भाषा का हिस्सा बना दिया। कोड बहुत छोटा और पढ़ने में आसान हो गया। ES 2024 में और भी चीजें थीं, जैसे वो यूनिकोड सपोर्ट को बेहतर बनाने वाला regex vflag। हाँ, वो भी था। और अरे बफर्स को रीसाइज करने की क्षमता भी जोड़ी गई थी। तो ये सिलसिला मतलब जारी है। अब अगर भविष्य की तरफ देखें, ES.next यानी ES 2026, और उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? मैंने पैटर्न मैचिंग और रिकॉर्ड्स इन ट्यूपल्स के बारे में सुना है। जी, ये दो बहुत ही एक्साइटिंग प्रपोजल्स हैं जो अभी TC39 कमिटी की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पैटर्न मैचिंग वो डेटा की स्ट्रक्चर के बेस पर
वैल्यूज निकालने और ब्रांचिंग लॉजिक लिखने का एक ज्यादा पावरफुल और डेक्लेरेटिव तरीका देगा। अच्छा। जैसा कुछ दूसरी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। और रिकॉर्ड्स एंड ट्यूपल्स वो इम्यूटेबल यानी अपरिवर्तनीय डेटा स्ट्रक्चर्स लाने का प्रस्ताव है। अपरिवर्तनीय मतलब एक बार बन गए तो बदले नहीं जा सकते। रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट्स की तरह होंगे और ट्यूपल्स एरे की तरह, पर इम्यूटेबल। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स और डेटा की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये तो बड़े बदलाव लग रहे हैं। तो इतने सारे बदलावों के साथ डेवलपर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी? इन नई सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे करें, खासकर पुरानी टेक्नोलॉजीज के साथ तालमेल बिठाते हुए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नई सुविधाओं को अगर पुराने ब्राउज़र या Node.js वर्जन में चलाना है तो बेबल या टाइपस्क्रिप्ट जैसे ट्रांसपाइलर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, हमेशा ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक करें, जैसे canuse.com या MDN वेब डॉक्स पर, खासकर नई APIs जैसे float16 array या regex vflag के लिए। ठीक है। और जो लोग आने वाले बदलावों पर नजर रखना चाहते हैं, उनके लिए TC39 का जो ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी है, वहां प्रपोजल्स को ट्रैक करना सबसे अच्छा तरीका है। स्टेज 3 या स्टेज 4 पर पहुंचे प्रपोजल्स पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो ESM स्क्रिप्ट 25वां संस्करण आ चुका है। इसमें सेट ऑपरेशंस, promise.try, regex.escape और float16 array जैसे अहम सुधार हैं। पिछले साल ES 2024 ने हमें ग्रुप बाय और बेहतर यूनिकोड regex सपोर्ट दिया था, और भविष्य में पैटर्न मैचिंग और इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, ट्यूपल्स जैसी बड़ी चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सोचने वाली बात ये उठती है कि ये भाषा जावास्क्रिप्ट हर साल इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो ऐसे में डेवलपर्स नई चमचमाती सुविधाओं को अपनाने और एक स्टेबल, भरोसेमंद और सब जगह चलने वाले कोड बेस को बनाए रखने के बीच वो सही बैलेंस कैसे खोजे? मतलब सबसे आगे रहने और भरोसेमंद रहने के बीच वो सही पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मेरे ख्याल से हर डेवलपर और टीम को जरूर सोचना चाहिए।